हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है और काफी डीप चैप्टर है। थोड़ा सा ज्यादा ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, पर हाँ, अगर आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपको मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि आप इसके अंदर ऐसे ऐसी चीजें जानेंगे एटम के बारे में जो कि ना तो आपने कभी सुनी है ना आपने कभी देखी है। आपको मजा बहुत आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, हमने 9th क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हमने जे थॉमसन जी का मॉडल देखा था, रदरफोर्ड जी का मॉडल देखा था और नील बोर जी का मॉडल देखा था। याद है? बस हमें इस चैप्टर में भी एक चीज करनी है। हमें नील बोर का, पहले रदरफोर्ड का, पहले हम जे थॉमसन जी का मॉडल देखेंगे, फिर रदरफोर्ड जी का मॉडल देखेंगे और फिर नील बोर जी का मॉडल देख के अपने चैप्टर को कर देंगे खत्म। पर क्या इतना सही आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? आंसर है नहीं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आइए हम पहले बात करते हैं। हमें बात करेंगे पहले एटम के बारे में कि एटम क्या है, एटम की डिस्कवरी शुरुआत कब से हुई थी, कैसे कैसे फिलॉसफीज इसके ऊपर आई थी। फिर हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सर जे थॉमसन के मॉडल के बारे में। हम बात करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल जी के बारे में। हम बात करेंगे जे थॉमसन जी के मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड जी के मॉडल के बारे में। और अब देखिए, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर है वो स्टार्टिंग हो रखी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर जे थॉमसन जी का मॉडल, रदरफोर्ड जी का मॉडल, फिर नील बोर जी का मॉडल दे रखा है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें गिवन है। पर आप एक चीज समझिए, रदरफोर्ड जी का मॉडल और नील बोर जी का मॉडल, इन दोनों के बीच में ना बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने वो सारी थ्योरीज पढ़ ली, तब जाकर के आप नील बोर जी का मॉडल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी एनसीईआरटी के तरीके से पढ़ाने में, कि पहले आपको मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दूं, उसके बाद आपको मैं जे थॉमसन जी का मॉडल, रदरफोर्ड जी का मॉडल और नील बोर जी का मॉडल बता दूं, उसके आपको बाकी थ्योरी बता दूं। आपको समझ कुछ नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा अलग वे में चलेगा एनसीईआरटी से। हम यहाँ पे पहले बात करेंगे मॉडल्स के बारे में, जे थॉमसन जी का, रदरफोर्ड जी का। उसके बाद हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे पहले बात करेंगे क्वांटम नंबर की। अब क्वांटम नंबर क्या चीज है, इसको थोड़ा सा बात करें क्वांटम नंबर की, तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की। तो 9th क्लास में आपसे पूछते थे इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते हैं, तो आप कहते थे ऑर्बिट के ऊपर घूमते हैं, शेल्स के अंदर घूमते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप मान लीजिए एक बंदा है रोहित नाम का, और मैं रोहित से पूछूं कि भाई तू कहां रहता है, तो ये तो नहीं कहेगा मैं इंडिया में रहता हूं, है ना, वो कोई एड्रेस तो नहीं हुआ ना, वो ये तो ना कहेगा मैं भाई इंडिया में रहता हूं। वो बताएगा कि इंडिया कंट्री है मेरी, उस कंट्री में इस स्टेट के, मान लीजिए यूपी स्टेट के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के इस फलाना ब्लॉक के अंदर मैं रहता हूं, है ना। तो इस तरीके से बताएंगे, पूरा एड्रेस देगा वो हमें। तो क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग, कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, क्या शेल्स में ही हो रहा है, या हाँ जी हाँ, क्या वो शेल्स के अंदर ही हो रहा है, ऑर्बिट के अंदर ही हो रहा है, या ऑर्बिट में कौन सी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, वो चीज बताते हैं क्वांटम नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं आफबाउ प्रिंसिपल के बारे में।
अब आफबाउ प्रिंसिपल क्या चीज है, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रकाश डालें अगर हम, तो आफबाउ जी का प्रिंसिपल, जैसे आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो उस टाइप की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है आफबाउ प्रिंसिपल में। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफबाउ जी का प्रिंसिपल। उसके बाद हम बात करेंगे हुन्स रूल के बारे में। अब हुन्स रूल क्या चीज है वो आपको समझ आएगा जब आप क्वांटम नंबर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तब आप हुन्स रूल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये चीज आप तो समझ पाएंगे जब आप पढ़ लेंगे क्वांटम नंबर को, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे वेव्स के बारे में, और इस चैप्टर में हम जो वेव्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हम आगे बात करें तो वेव्स के ऊपर आपके बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले थ्योरी आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्वांटम नंबर से एकदम अलग है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आप बात करेंगे डी ब्रोगली प्रिंसिपल के बारे में। डी ब्रोगली के प्रिंसिपल के बाद आप बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद जाकर के हम बात करेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं बाकी सारी चीजें, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और लास्ट में हम बात करेंगे नील बोर जी का मॉडल एंड लिमिटेशन। जी हाँ, 9th क्लास में हमने पढ़ा था नील बोर जी मॉडल सबसे सही मॉडल है, पर ऐसा नहीं है। असल में नील बोर जी का जो मॉडल है उसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अभी तक एटम का कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर या परफेक्ट हमारे पास कोई थ्योरी नहीं आई है जो हमें बता दे एटम क्या चीज है असल में। वो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों। तो देखिए इतना छोटा सा चैप्टर है, बस ये आपको बस ये गिनती के मुश्किल 10-12 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है वाला। तो इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे हम बहुत मजेदार तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसको नोट करना तो आप नोट करिए जल्दी से, उसके बाद चैप्टर को अपना शुरू करेंगे। लिख लिया? ठीक है जी। तो चलिए अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अगर पहले बात करें एटम की, एटॉम, हम बात करेंगे एटॉम की। किसकी? एटॉम की। एटम नहीं, क्या चीज? एटॉम। तो एटॉम क्या है? एटम क्या चीज है बताइए, एटम क्या चीज है? देखो ये तो हमें पता है एटम क्या चीज है। सबसे छोटा पार्टिकल जो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको हम एटम बोलते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर सबसे छोटी यूनिट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है उसको हम एटम बोल देते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें तो पढ़ ली हमने, इसलिए हमें पता है। पर मान लीजिए हमें बात करें बहुत पुराने समय की, हमारे दादा परदादा, उनके भी परदादा, उनके भी परदादा के समय की बात करते हैं, जब किसी को एटम के बारे में पता नहीं था कि एटम क्या चीज है, किसी ने एटम का नाम नहीं सुना था, उस वक्त कोई बंदा आया जिसने हमें बताया कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा, ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर ब्रेक करूंगा
इसको अगर मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, इसको 200 में तोड़ा, 2 से 4 में तोड़ा, 4 से 8 में तोड़ा, 8 से 16 में, 16 से 32 में, 32 से 64 में, मतलब इस तरीके से हम इसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए। ठीक है, एक टाइम पहले चकनाचूर हो जाए। अब वो इतना छोटा सा हिस्सा बचा, अब हमने इस हिस्से को लिया, इसको भी तोड़ना शुरू किया, तोड़े 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 तोड़े, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये जो पॉइंट है, आई होप आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है, जो मैंने यहां पे लगा रखा है, देखिए शायद आप दिख रहा हो ये, पर मान लीजिए बहुत छोटा पॉइंट, एक बहुत छोटी यूनिट जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटी यूनिट किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसको हम आगे फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, उस सबसे छोटी यूनिट को हम बोलते हैं एटम। और ये बात चल रही है बहुत पुरानी, लगभग लगभग सेकंड बीसी की, ठीक है, लगभग लगभग सेकंड बीसी, बहुत पुरानी बात है। और ये जो बात है ये हमें बताई थी किसने, द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ इंडिया, महर्षि कनद जी ने। महर्षि कनद जी ने हमें बात बताई थी कि भैया मेरे पास कोई भी एटम है, मतलब कोई भी मेरे पास पदार्थ है, उस वक्त इंग्लिश चलती नहीं थी, वो ऑब्जेक्ट एटम को बोलते नहीं होंगे, उन्होंने बोला मेरे पास कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको तोड़ूंगा, तोड़ते तोड़ते सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट जो बचेगी उस पदार्थ में से, उसको हम बोलते हैं एटम, उसको हम बोलते हैं एटम, बोले तो परमाणु। ठीक है, और ये बोला था मैं किसने, महर्षि कनद जी ने बोला था। पर ये क्या रह गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिलॉसफी बनकर रह गई, एक फिलॉसफर थी, यानी कि ये किसी चीज को साइंटिफिक नजरिए से इसको प्रूव नहीं कर सके, इसको साइंस के तरीके से कोई भी इक्वेशन बना के नहीं बता सके, इन्होंने कई चीजें बोल दी। ठीक है, इसलिए हम इस चीज को इतना, हमारी साइंस की बुकों में इस चीज को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, जो चीज गलत है, क्योंकि जो बहुत मशहूर ये जो साइंटिस्ट हैं, वो सब भी जो थ्योरीज लिख रहे हैं वो किसकी मदद से लिख रहे हैं, जो बहुत पुराने फिलोसफर्स रहे हैं। जरूरी नहीं है इंडिया के ही फिलोसफर्स हो, ग्रीक के भी फिलोसफर्स हैं, जैसे डेमोक्रिटस नाम के अपने फिलोसफर्स हैं, ऐसे अपने और फिलोसफर्स हैं जैसे पकुदा कात्यायामा। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पकुदा कात्यायामा थे, डेमोक्रिटस थे, महर्षि कनद थे, ऐसे अपने और भी बहुत सारे कौन है फिलोसफर्स हैं जिन्होंने हमें एटम की और भी बहुत सारी चीजों की, मैटर की, इन सबके में डिस्कवरी बता दी थी। उसके बाद ही जो है जो हमारे मशहूर साइंटिस्ट बने हैं, जैसे आप बात करें जॉन डाल्टन जी की, तो जो जॉन डाल्टन ने अपनी पूरी थ्योरी दी है, वो इन सब की फिलॉसफी को उठा करके ही अपने साइंस के नजरिए में डाल दिया है ना, यही तो किया इन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि आप इन चीज को नहीं पढ़ाएं, इस चीज को भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ये बहुत ही रेयर और बहुत बोले जिसको बहुत ही अच्छी चीज है समझने के लिए। ये हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारे मशहूर फिलोसफर्स हैं, उन सब के बारे में बताता है कि इंडिया की कितनी ग्रेट हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए कि महर्षि कनद थे जिन्होंने सबसे पहले एटम की खोज करी थी। तो अगर कोई आपसे पूछे सबसे पहले एटम की खोज किसने करी, तो किसने करी थी, वो महर्षि कनद ने करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिलॉसफी बन के रह गई, क्योंकि साइंस के नजरिए से इसको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे अपने पकुदा कात्यायामा आए थे, उन्होंने क्या बोला कि जैसे इन्होंने बोला महर्षि कनद ने सबसे छोटी इकाई आएगी, तो पकुदा कात्यायामा ने क्या बोला कि मान लो ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको अगर मैं जोड़ता रहूं, इसको अगर मैं जोड़ता रहूं तो मेरे पास बन जाएगा पदार्थ। इस पदार्थ को बोलते हैं मैटर। मतलब इन्होंने क्या बोला महर्षि कनद ने कि मेरे पास कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को तोड़ूंगा, तोड़ता रहूंगा तोड़ता रहूंगा तोड़ता रहूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बचेगी, उसको एटम बोलते हैं।
पकुड़ा करता है, मैंने क्या बोला, जो एटम आया है उसको जोड़ूंगा जोड़ूंगा जोड़ता रहूंगा तो मेरे पास मैटर दोबारा बन करके आ जाएगा। ये बोलता पकुड़ा करता है मैंने। तो ऐसे ही अपनी बहुत सारी और फिलॉसफीज हैं जो कि अलग अलग देश के फिलोसफर्स ने हमें दी थी। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हमारा एटम कि एटम क्या चीज है। एटम हमें अभी ये बताया गया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। अब हमें बताइए चीज गलत है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो हम उसको और ज्यादा तोड़ सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताई किसने? तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। तो चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं यहां पे, मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉडल ऑफ एटम। अब एटम की डिस्कवरी के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आए थे। जैसे हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जे थॉमसन के मॉडल के बारे में, हम बात करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। ये चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ ली होगी अच्छी तरीके से, इसलिए इन चीज के ऊपर इतना ज्यादा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा इतनी सारी चीजें, क्योंकि आपको चीजें पहले से पता है कि जे थॉमसन ने क्या बोला है क्या चीजें। पर हाँ, ऐसा नहीं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। पर आपको इसमें ना होमवर्क देकर जाऊंगा, वो होमवर्क आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहली हेडिंग लगाइए, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो एक बार क्या हुआ, गर्मी का समय था, जैसे अभी चल रही है गर्मी, एकदम चिलचिलाहट वाली गर्मी चल रही थी मई जून की। तो जो जे थॉमसन थे वो तरबूज खा रहे थे, वाटरमेलन खा रहे थे। तो उन्होंने एक चीज देखी कि भैया जो तरबूज है उसका पूरा तो वो क्या है, रेड पार्ट है। ये तरबूज है मेरा नहीं मतलब जो क्या बोलूं, मतलब ये जो तरबूज है, ये तरबूज है एक मेरे पास, ये पूरा किससे बना हुआ है, रेड पार्ट से। पूरा तरबूज किससे बना है, रेड पार्ट से। इसके अंदर बीच बीच में क्या है, बीज है, बीच बीच में क्या है, सारे बीज, बोले तो सीड है ना। तो इन्होंने कहा यार भाई ये तो बढ़िया चीज है, एक तरबूज है, पूरा तरबूज किससे बना है, रेड पार्ट से, उसके बीच बीच में क्या है, सीड है। तो इन्होंने देखा कि अब जो एटम है, जो एक एटम होता है वो भी तो लगभग सिमिलरली ऐसा ही होता है। जो एटम है वो भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है कि पूरा का पूरा जो है किससे बना होता है, वो पॉजिटिव चार्ज से। ये जो पूरा एटम है, इन्होंने क्या बोला जे थॉमसन ने कि मेरे पास जो पूरा एटम है, ये पूरा एटम किससे बना है, ये जो पूरा एटम है मेरे पास, ये किससे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से। और बीच बीच में इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने बोला कि जो एटम है वो लगभग सिमिलर है किससे, वाटरमेलन से। इन्होंने ये बोला कि जो एटम है वो लगभग सिमिलर है किससे, वाटरमेलन से। तो ये इन्होंने बताया कि ये जो एटम है वो और कुछ नहीं है, एटम पहली बात स्फेरिकल शेप का है। कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। और क्या है, ही कंसीडर एटम लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन ने कंसीडर किया था एटम को। और क्या बोला इन्होंने, होल एटम इज
मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पूरा एटम किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से। और नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो की जगह एम्बेडेड लिख दीजिए, एम्बेडेड इन एटम यूनिफॉर्मली। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो पूरा एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेड हो रखे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ रखे हैं बीच बीच में। कैसे? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब कि अगर मैं एटम को दो हिस्सों में काटूंगा तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस हिस्से में होगा। ठीक है, इसको एक और हिस्से में काट दिया, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे और उतना ही। ये बोला किसने? जे.जे. थॉमसन ने। और एक और चीज बोली उन्होंने, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे एटम में उतने ही क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज भी होंगे। ये बोला किसने हमें? जे.जे. थॉमसन ने। और ये हमारी थ्योरी थी किसकी? सर जे.जे. थॉमसन की। क्या ये थ्योरी सही थी? आंसर है नहीं। इसका रीजन आपको पता होगा, क्योंकि पहली बात इन्होंने बोला कि वाटरमेलन की तरह है, जो ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला पूरा एटम किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज है। क्या ऐसा है? नहीं है। इसका आंसर कौन देगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड देंगे, है ना जी? समझ आया? तो ये था हमारा थ्योरी किसकी? सर जे.जे. थॉमसन की। आई होप कि आपको इस थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपका आज का होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ सर जे.जे. थॉमसन। सर जे.जे. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की आप लिमिटेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी है सर जे.जे. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल के बारे में। अच्छे तरीके से डिटेल में बात करने वाले उसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ आई होगी। इस चैप्टर के अंदर आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप केमिस्ट्री नहीं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा। आपको बता दूं मैं कि मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज नहीं समझ आई है, दोबारा बताइए। तो अगली वीडियो में पक्का आपको मैं वो चीज बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।